अभी तक हम लोगों ने SN1 और SN2 रिएक्शन में स्ट्रक्चरल फैक्टर्स एंड लिविंग ग्रुप टेंडेंसी जो कि SN1 और SN2 के रिएक्टिविटी को अफेक्ट करता है, इसके बारे में पढ़ा है। अब हम लोग को आगे SN1 और SN2 रिएक्टिविटी को अदर फैक्टर्स कैसे अफेक्ट करता है, इसके बारे में जानना है। ठीक है, तो आज भी हम लोग रिएक्टिविटी ऑफ SN1 और SN2 पाथ में ही पढ़ने जा रहे हैं। रिएक्टिविटी ऑफ SN1 एंड SN2 पाथ में ही पढ़ने जा रहे हैं। हम लोगों ने स्ट्रक्चरल फैक्टर्स और लिविंग ग्रुप टेंडेंसी पढ़ लिया है। इसके अलावा हमने बहुत सारा टर्म्स बताया था आपको, जैसे SN1 प्राइम, SN2 प्राइम, जिसमें एलाइनिक रिअरेंजमेंट के साथ SN1 या SN2 होता है। उसके बाद नेबर ग्रुप पार्टिसिपेशन बताया गया था। इंसिमेट आयन पेयर पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक का केस बताया गया था। अब हम लोग अगला केस पढ़ते हैं। अगला केस है सॉल्वेंट इफेक्ट। सॉल्वेंट इफेक्ट देखिए, सॉल्वेंट इफेक्ट की बात अगर हम जहां तक करें तो देखा यह जाता है कि पोलर सॉल्वेंट में SN1 रिएक्टिविटी बढ़ता है, जबकि नॉन पोलर सॉल्वेंट में SN2 रिएक्टिविटी बढ़ता है। ठीक है, तो इन जनरल SN1 रिएक्टिविटी इंक्रीजेस, SN1 रिएक्टिविटी इंक्रीजेस, SN1 का रिएक्टिविटी बढ़ जाएगा एज या इस लिखते हैं इनपोलर सॉल्वेंट ड्यू टू इनपोलर सॉल्वेंट ड्यू टू, क्यों ऐसा होता है? ड्यू टू स्टेबलाइजेशन ऑफ कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट, due to stabilization of carbocation intermediate by solvation। ठीक है, होगा ये कि जब आपका पोलर सॉल्वेंट रहेगा तो जो आपका RDS में जो बन रहा है R+, ये जो आप RDS लिखते हो SN1 रिएक्शन का, तो इसमें जो R+ बनता है प्लस L-, तो इसका जो R+ बन रहा है उसका स्टेबिलिटी सॉल्वेशन के कारण ये जो होगा R+ गेट स्टेबलाइज्ड ड्यू टू सॉल्वेशन एंड हेंस एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीजेस, और इसलिए एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज कर जाएगा। एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीजेस। ठीक है, पॉइंट यही है कि अगर आपके पास इस तरह है, अगर हम एनर्जी डायग्राम पे दिखाना चाहें डेल्टा E और इधर रिएक्शन प्रोग्रेस, तो आपके पास RL, अगर हम फर्स्ट की बात करें तो आपके पास ये है आपका इंटरमीडिएट R+, और अगर ये पोलर सॉल्वेंट रहेगा तो R+ ही होगा पोलर सॉल्वेंट में। तो आप देख सकते हो कि पोलर सॉल्वेंट में R+ का स्टेबिलिटी बढ़ चुका है, बिकॉज इसका सॉल्वेशन हुआ होगा। सॉल्वेशन आप बहुत अच्छे से समझते होंगे कि जो केटायन है या एनायन है उसका वाटर मोलेकुल या पोलर सॉल्वेंट मोलेकुल के साथ जो इंटरेक्शन होगा उसी को सॉल्वेशन कहा जाता है। तो ये R+ जो होगा गेट स्टेबलाइज हो जाएगा ड्यू टू सॉल्वेशन, हेंस एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज कर जाएगा। अब बात करें अगर हम SN2 रिएक्शन का, तो SN2 रिएक्टिविटी डिक्रीजेज इन पोलर सॉल्वेंट। SN2 reactivity decreases in polar solvent due to, ठीक है,
SN2 reactivity decreases in polar solvent due to solvation of nucleophile and hence its nucleophilic strength decreases. Nucleophilic strength decreases, which decreases the extent of SN2 pathway. SN2 pathway का एक्सटेंट डिक्रीज कर देगा, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल जो होगा यहाँ पर सॉल्वेट कर जाएगा। होगा ये कि आपका अगर हम SN2 रिएक्शन को दिखाना चाहें तो आप जानते हो कि RL पे अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक किया तो होगा ये कि न्यूक्लियोफाइल बैक साइड अटैक करता है और RL को बाहर निकालता है। अब अगर न्यूक्लियोफाइल सॉल्वेट हो गया, अगर ये न्यूक्लियोफाइल सॉल्वेट हो गया, इसको सॉल्वेशन हम दिखा रहे हैं, तो सॉल्वेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, अगर न्यूक्लियोफाइल सॉल्वेट कर गया तो सॉल्वेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल के कारण जो बैक साइड अटैक होगा वो बहुत कम हो पाएगा, और इसलिए क्या होगा आपका, आप कह सकते हो कि न्यूक्लियोफाइल चूंकि कम अटैक कर रहा है इसलिए SN2 का रिएक्टिविटी घट गया है। ये बहुत सिंपल सी बात है कि सॉल्वेशन के लिए हम लोग यही देखते हैं कि अगर SN1 रिएक्शन होगा तो जो इंटरमीडिएट है उसका सॉल्वेशन ज्यादा हो जाता है, इसलिए उसका एसिडिटी ज्यादा हो जाता है, इसलिए SN1 का रिएक्टिविटी बढ़ता है। SN2 का रिएक्टिविटी घटता है सॉल्वेशन के कारण, क्योंकि जब आप एक पोलर सॉल्वेंट यूज करते हो तो जो आपका न्यूक्लियोफाइल है वो सॉल्वेट कर जाता है, और न्यूक्लियोफाइल सॉल्वेट करने के कारण ये अटैक बहुत कम कर पाएगा सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल पे, और इसलिए इस केस में SN2 रिएक्टिविटी घट जाता है। क्वेश्चन ये स्टैंड करता है कि हम लोग SN2 में ट्रांजिशन स्टेट का सॉल्वेशन क्यों नहीं देख रहे हैं। ट्रांजिशन स्टेट का सॉल्वेशन इसलिए नहीं देखा जाएगा बिकॉज ट्रांजिशन स्टेट में आपको बताया गया है कि SN2 के ट्रांजिशन स्टेट में कार्बन पर कोई पॉजिटिव चार्ज डेवलप नहीं करता है, और जिसके कारण से आप ये आसानी से कंक्लूड कर सकते हो कि सॉल्वेशन उसको बहुत कम इफेक्ट करेगा। मतलब SN1 में हम लोग इंटरमीडिएट का सॉल्वेशन देखें, SN2 में ट्रांजिशन स्टेट का सॉल्वेशन नहीं देख रहे हैं बिकॉज ट्रांजिशन स्टेट पर चार्ज कम होता है कंपेयर टू न्यूक्लियोफाइल। एक्चुअल में ट्रांजिशन स्टेट में जैसा कि आपको पता होगा कि कार्बन पे कोई चार्ज डेवलप नहीं करता है, जिसके कारण से ट्रांजिशन स्टेट का सॉल्वेशन कम होगा। ठीक है, इट शुड बी नोटेड डाउन दैट, ये नोट करने लायक पॉइंट है, इट शुड बी नोटेड डाउन दैट in SN2 reaction transition state, ठीक है, it should be noted down that in SN2 reaction transition state has no charge developed on it, no charge develops on carbon atom, and hence its solvation is poor. और सॉल्वेशन पुअर होने के कारण हम लोग ट्रांजिशन स्टेट के स्टेबिलिटी को नहीं देखेंगे, ट्रांजिशन स्टेट का स्टेबिलिटी डिफर नहीं करेगा। तो अगर आपके पास RL है और इस पे न्यूक्लियोफाइल डाला गया है, अगर आप यहां पे सॉल्वेंट लेते हो वाटर, तो आपका जो पाथवे होगा, जो अगर आपने वाटर लिया है तो यहां SN1 पाथवे होगा, बनेगा RNU प्लस L माइनस। और अगर आपने क्या किया है, सॉल्वेंट ले लिया DMF, DMSO,
जो कि एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है, एसीटोन, तो आपके पास बन जाएगा RNU प्लस L माइनस। दोनों में आप देख सकते हो सबस्ट्रेट सेम है, न्यूक्लियोफाइल सेम है, डिफरेंस है सॉल्वेंट का। एक जगह हमने वाटर एज ए सॉल्वेंट लिया है और एक जगह हमने DMF, एक नॉन पोलर सॉल्वेंट। DMF का मतलब ऐसे हम आपको बता दें, डाई मिथाइल फॉर्मामाइड है, डाई मिथाइल फॉर्मामाइड है, ठीक है, जिसका स्ट्रक्चर आप कर सकते हो HC डबल बॉन्ड O N Me और एक डाइमिथाइल फॉर्मामाइड है, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखने लायक है कि अगर आपका पोलर सॉल्वेंट रहा तो SN1 रिएक्टिविटी ज्यादा होगा, नॉन पोलर सॉल्वेंट रहा तो SN2 रिएक्टिविटी ज्यादा होगा। हालांकि कुछ ऐसा केस है जहां पर SN2 रिएक्टिविटी भी बढ़ जाता है इन पोलर सॉल्वेंट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। हालांकि कुछ ऐसा केस है जहां पर SN2 रिएक्टिविटी भी बढ़ जाता है इन केस ऑफ पोलर सॉल्वेंट। हाउएवर, there are some case in which SN2 reactivity increases in case of polar solvent. There are some case in which SN2 reactivity increase in case of polar solvent. In such case, एक्चुअल में होता क्या है, in this case जो न्यूक्लियोफाइल होता है, न्यूक्लियोफाइल हैज नो चार्ज प्रेजेंट ऑन इट। न्यूक्लियोफाइल को कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं होता है, नो चार्ज प्रेजेंट ऑन इट, ड्यू टू विच ट्रांजिशन स्टेट, जिसके कारण से ड्यू टू विच ट्रांजिशन स्टेट is more stabilized by solvation. पॉइंट ये है कि अगर आपके पास इस तरह का आपके पास ये सबस्ट्रेट है और आपने इस पे NMe3 न्यूक्लियोफाइल ऐड किया, आप देख सकते हो कि न्यूक्लियोफाइल आपका जो है स्ट्रॉन्ग, मतलब वो चार्ज स्पेसिस नहीं है, न्यूक्लियोफाइल चार्ज स्पेसिस नहीं है, इसलिए क्या होगा, इस पे बन जाएगा, ट्रांजिशनल स्टेट की बात करें अगर हम, तो हो जाएगा NMe3 डेल्टा प्लस R और L डेल्टा माइनस, और फिर लास्ट में आपका प्रोडक्ट बनेगा। ये आपका ट्रांजिशनल स्टेट है। ये जो है मोर चार्ज्ड है और इसलिए क्या होगा, मोर सॉल्वेटेड, और ज्यादा सॉल्वेटेड होने के कारण जब ये ज्यादा स्टेबलाइज हो जाएगा तो ट्रांजिशन स्टेट ज्यादा स्टेबलाइज होने के कारण रिएक्टिविटी बढ़ जाएगा, ठीक है। अल्टीमेटली पॉइंट यही है, इन सभी एनालिसिस से यही पॉइंट समझ में आएगा आपको कि देखिए, मतलब ठीक है, दैट इज इन SN2 रिएक्शन अगर हम बात करना चाहें तो इफ न्यूक्लियोफाइल इज चार्ज्ड, तो होगा क्या, न्यूक्लियोफाइल चार्ज होने के कारण आपका जो, अगर एनर्जी डायग्राम दिखाना चाहो, इधर रिएक्शन प्रोग्रेस है और इधर डेल्टा ई है। होगा ये कि आपका जो RL है प्लस NU माइनस, इसका सॉल्वेशन होने के कारण, मतलब अगर हम इसको ऐसे लिखें, RL प्लस NU माइनस, ये विदाउट सॉल्वेशन है,
अगर इसका सॉल्वेशन होगा तो आपका आर एल प्लस एन यू माइनस यहां पे चला है विथ सॉल्वेशन। रिएक्टिविटी की बात करें तो यह आपका ट्रांजिशनल स्टेट है, और इस केस में आपका ट्रांजिशनल स्टेट जो है इस तरह से है। इस केस में ट्रांजिशनल स्टेट आपका ऐसा है विथ सॉल्वेशन, और यहां पर जो है विदाउट सॉल्वेशन। मतलब अगर आप देखना चाहो एक्टिवेशन एनर्जी इन केस ऑफ विथ सॉल्वेशन, इन केस ऑफ विथ सॉल्वेशन, अगर आप एक्टिवेशन एनर्जी देखना चाहोगे इन केस ऑफ विथ सॉल्वेशन, तब आप देखोगे सॉल्वेशन में आपका जो एक्टिवेशन एनर्जी है, ठीक है, ये इज हाई फॉर, ये इज हाई इन केस ऑफ सॉल्वेशन, और इसलिए क्या होगा, रिएक्टिविटी डिक्रीजेज इन केस ऑफ, डिक्रीजेज इन केस ऑफ पोलर सॉल्वेंट। ठीक है, लेकिन अगर हम क्या करते हैं, इफ न्यूक्लियोफाइल इज नॉट चार्ज्ड, न्यूक्लियोफाइल चार्ज नहीं है, तब क्या होगा, इस तरफ अगर आप रिएक्शन प्रोग्रेस लिखते हो और इस तरफ अगर आप डेल्टा लिखते हो, तो ये आपका आर एल प्लस एन यू माइनस जो है वो विदाउट सॉल्वेशन है, और ये आपका आर एल प्लस एन यू माइनस जो है विथ सॉल्वेशन। ठीक है, सॉल्वेशन में कितना एनर्जी नहीं घटेगा, थोड़ा एनर्जी घटेगा, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल यहां पर लोन पेयर के साथ है, ज्यादा पोलर नहीं। अब जब ये रिएक्शन कर रहा होगा, तो अगर इसका ट्रांजिशनल स्टेट यहां पर है विदाउट सॉल्वेशन, तो चूंकि यहां पर आप देखोगे कि ट्रांजिशनल स्टेट में, चूंकि कंपेयर टू दिस वन आर एन प्लस एन यू जो है डॉट, उससे से ज्यादा पोलर होने के कारण इसका सॉल्वेशन ज्यादा होगा, इसका सॉल्वेशन ज्यादा होगा, ट्रांजिशनल स्टेट विथ सॉल्वेशन। क्योंकि ट्रांजिशनल स्टेट यहां पर ज्यादा चार्ज है कंपेयर टू न्यूक्लियोफाइल, और इसलिए क्या होगा, ये इज लो इन केस ऑफ सॉल्वेशन, and hence reactivity increases in case of polar solvent, और इसलिए क्या होगा, रिएक्टिविटी यहां पर बढ़ जाएगा। अल्टीमेटली पॉइंट यही है कि आपको ट्रांजिशन स्टेट और न्यूक्लियोफाइल ये दोनों में से ये देखना है कि कौन ज्यादा सॉल्वेट कर रहा है। जो ज्यादा सॉल्वेट करेगा न्यूक्लियोफाइल और ट्रांजिशन स्टेट में, जो ज्यादा सॉल्वेट करेगा उसका एक्टिविटी ज्यादा से बढ़ जाएगा, मतलब उसका एनर्जी ज्यादा से घट जाएगा, और उसके अकॉर्डिंगली आप देखोगे कि आपका एक्टिवेशन एनर्जी सॉल्वेशन कैसे बढ़ा है कि घटा है। जैसे कि अगर न्यूक्लियोफाइल पोलर है तो एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ गया है, न्यूक्लियोफाइल अगर नॉन पोलर है तो एक्टिवेशन एनर्जी घट गया है, और इसलिए क्या होगा, रिएक्टिविटी इस केस में ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, अगर आप चाहो तो इसको थोड़ा सा हम ऊपर दिखाते हैं ताकि वो कंफ्यूजन टाइप का ना हो। ये ठीक है, ये मतलब इसमें सॉल्वेशन कम हुआ इसलिए इसका एनर्जी कम से घटा है, जबकि इसमें सॉल्वेशन ज्यादा हुआ इसलिए इसका एनर्जी ज्यादा से घटा है। तो इस तरह से आप न्यूक्लियोफाइल चार्ज है
या नहीं है, इसके आधार पे आप सॉल्वेंट इफेक्ट का एनालिसिस कर सकते हो इन SN1 एंड SN2 रिएक्शन। बहुत आसान है ये, आप आसानी से इसको देख सकते हो। इन जनरल यही माना जाता है कि पोलर सॉल्वेंट में SN1 करना है आपको और नॉन पोलर सॉल्वेंट में SN2 करना है। पोलर सॉल्वेंट में आपको SN1 करना है, नॉन पोलर सॉल्वेंट में SN2 करना है। ठीक है। अगला फैक्टर है न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ। अगला फैक्टर है न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ। देखिए, अगर आपका न्यूक्लियोफाइल स्ट्रांग है तो न्यूक्लियोफाइल स्ट्रांग है तो न्यूक्लियोफाइल वेट नहीं करेगा कार्बोकेटायन फॉर्मेशन का एंड देन आफ्टर इट विल अटैक ऑन कार्बोकेटायन, बल्कि अगर न्यूक्लियोफाइल स्ट्रांग है तो ये सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल पे ही अटैक करना शुरू कर जाएगा, और सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल पे जब डायरेक्टली अटैक करना शुरू कर जाएगा, इसका मतलब आपका जो पाथवे होगा वो SN2 पाथवे होगा। ठीक है। तो इफ nucleophile is strong, then substitution reaction follow, SN2 pathway, whereas if nucleophile is weak, then substitution reaction follow SN1 pathway. Substitution reaction follow SN1 pathway. अगर आपका न्यूक्लियोफाइल स्ट्रांग है तब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फॉलो कर रहा होगा SN2 पाथवे, और अगर आपका न्यूक्लियोफाइल वीक है तब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फॉलो कर रहा होगा SN1 पाथवे। मतलब ये आप आसानी से कंक्लूड कर सकते हो। दैट इज सो वी हैव, हमारे पास क्या क्या होगा, देखो जितना भी चीज हम लोग पढ़े हैं, SN1 रिएक्शन इज फेवर्ड, और इस तरह लिखते हैं हम SN2 रिएक्शन इज फेवर्ड, SN2 रिएक्शन इज फेवर्ड। अगर सबसे पहली बात है कि कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल, कार्बोकेटायन अगर आपका ज्यादा स्टेबल है तो SN1 पाथ होगा, और nucleophile can easily attack on alpha carbon। अगर न्यूक्लियोफाइल इजिली अटैक कर पाता है अल्फा कार्बन पर तब SN2 रिएक्शन फेवर होता है। SN1 रिएक्शन फेवर होगा अगर कार्बोकेटायन आपका ज्यादा स्टेबल है, SN2 रिएक्शन फेवर होगा अगर आपका न्यूक्लियोफाइल जो है इजिली अटैक कर पाता है अल्फा कार्बन पर। ठीक है, मतलब दैट इज अल्फा कार्बन इज लेस स्टेरिकली हिंडर्ड, अल्फा कार्बन इज लेस स्टेरिकली हिंडर्ड। अल्फा कार्बन जो है वो कम हिंडर्ड हो, अगर ज्यादा स्टेरिकली हिंडर्ड होगा तो न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर पाएगा अल्फा कार्बन। ठीक है, अगला देखो। उसके बाद आप लीविंग ग्रुप टेंडेंसी इज हाई, लीविंग ग्रुप टेंडेंसी इज हाई, लीविंग ग्रुप टेंडेंसी अगर ज्यादा है तो SN1 होगा। यहां भी गौर कीजिएगा, लीविंग ग्रुप टेंडेंसी इज हाई। इन दोनों केस में
लीविंग ग्रुप टेंडेंसी अगर हाई है आपका, तो आपका रिएक्शन जो होगा SN2 पाथवे फॉलो करेगा, बिकॉज चाहे आप RDS ऑफ SN1 कंसीडर करो या SN2 कंसीडर करो, दोनों में RDS में ही क्या होता है, लीविंग ग्रुप बाहर निकलता है। थर्ड, सॉल्वेशन इज स्ट्रॉन्ग। सॉल्वेशन अगर स्ट्रॉन्ग है, सॉल्वेशन अगर स्ट्रॉन्ग है तो SN1 होगा, दैट इज सॉल्वेंट इज पोलर। सॉल्वेंट इज पोलर। अगर सॉल्वेंट पोलर होगा तो सॉल्वेशन स्ट्रॉन्ग होगा और इसलिए क्या होगा, SN1 रिएक्शन फेवर्ड होगा। और इस केस में सॉल्वेशन इज वीक। अगर सॉल्वेशन वीक है, दैट इज सॉल्वेंट इज नॉन पोलर। अगर सॉल्वेंट आपका नॉन पोलर है तब आप SN2 रिएक्शन फॉलो करोगे। ठीक है। चौथा, न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ इज वीक। अगर आपका न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ वीक है तो, और इस केस में न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ इज हाई। अगर आपका न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ ज्यादा है तब जाकर के आपका SN2 पाथवे फॉलो हो। तो हमने SN1 और SN2 रिएक्टिविटी पढ़ा और ये देखा कि क्या क्या फैक्टर है जिस केस में SN1 फेवर होता है और क्या क्या फैक्टर है जिस केस में SN2 फेवर होता है। ठीक है। इस तरह से हम लोग SN1 और SN2 रिएक्शन का जो मैकेनिज्म का पोर्शन है उसको फिनिश करते हैं। अब इस पे बेस्ड हम लोग कुछ सवाल करें, ठीक है, जिससे कि आपको SN1 और SN2 को समझने में और सहूलियत होगा। ठीक है, हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन एक सबसे पहला हम आपको दे रहे हैं, इज SN2 स्टीरियो सेलेक्टिव और स्टीरियो स्पेसिफिक। इज SN2 स्टीरियो सेलेक्टिव और स्टीरियो स्पेसिफिक। SN2 रिएक्शन क्या है? देखिए, सबसे पहले आपको यह जानना होगा कि स्टीरियो सेलेक्टिव और स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन क्या होता है। तो स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस which give only one of the product, which gives only one of the product। ठीक है, जो सिर्फ एक प्रोडक्ट देगा उसको स्टीरियो सेलेक्टिव कहा जाता है। ठीक है, लाइक SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन क्या करता है? लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट विथ इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। एक ऐसा प्रोडक्ट देता है जिसमें इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है। SN2 रिएक्शन लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट विथ इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। आप अगर RHCl R- है न्यूक्लियोफाइल से रिएक्शन कराए तो आपको बता दिया गया है कि आपका जो सिचुएशन होगा वो R और न्यूक्लियोफाइल इन्वर्जन प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, ये आपका इन्वर्जन प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, तो स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शंस वैसा रिएक्शन है जो सिर्फ एक तरह का प्रोडक्ट दे। ठीक है, फिर स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन की बात है। जहां तक स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस
which gives more than one product. Stereospecific reactions are those reactions which gives more than one products in equal proportion. Equal proportion. ठीक है? Like SN1 reaction. Like SN1 reaction leads to racemization. Leads to racemization of configuration. Leads to racemization of configuration. इसी तरह का एक और टर्म होता है रेजियोसेलेक्टिव. रेजियोसेलेक्टिव जो हम लोग आगे पढ़ेंगे. रेजियोसेलेक्टिव रिएक्शंस ऐसा रिएक्शंस होता है जिसमें मोर देन वन प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन साथ ही साथ एक प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट होगा और बाकी अदर प्रोडक्ट माइनर प्रोडक्ट होगा. ठीक है? रेजियोसेलेक्टिव रिएक्शंस आर दोज reactions in which more than one products are found. More than one products are formed with one product, and more than one products are found with one product as major product, one product as major product and other as minor product, and other as minor product. जो हम लोग पढ़ेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन और एडिशन रिएक्शन में थ्रू डिफरेंट रूल कि कुछ प्रोडक्ट जो है आपका मेजर प्रोडक्ट होगा, कुछ प्रोडक्ट जो होगा वो आपका माइनर प्रोडक्ट होगा. ठीक है? याद रखिएगा कि SN2 रिएक्शन स्टीरियोसेलेक्टिव होता है जिसमें मात्र एक ही जो है आपका प्रोडक्ट बनता है. जो आपका आपने सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल लिया है उसका इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होकर के एक प्रोडक्ट बनेगा. अब देखिए एक क्वेश्चन और दे रहे हैं हम आपको. इज SN2 रिएक्शन एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक? SN2 रिएक्शन क्या होगा? एक्सोथर्मिक होगा कि एंडोथर्मिक होगा? ठीक है? तो गौर कीजिए आपके पास सिचुएशन क्या है. इन SN2 रिएक्शन RL बॉन्ड इज क्लीव्ड, या कह सकते हो Cl बॉन्ड. कार्बन से जो लिविंग ग्रुप जुड़ा हुआ है Cl बॉन्ड इज क्लीव्ड एंड CNU बॉन्ड इज फॉर्म इन RDS. इसमें क्या होगा? RL पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करके आपको RNU प्लस L माइनस बन जाता है. ठीक है? RL प्लस न्यूक्लियोफाइल अटैक करके इस पे RNU प्लस L माइनस बन जाता है. कहने का मतलब यह है कि आपका RNU बॉन्ड बन रहा है और CNU बॉन्ड बन रहा है और Cl बॉन्ड टूट रहा है. तो आपको इससे साफ पता चलेगा कि CNU bond must be a stronger bond than Cl bond. Stronger bond than Cl bond. जो आपका CNU bond होना चाहिए Cl bond से जरूर स्ट्रांग होना चाहिए. Hence, SN2 reaction is exothermic. आप समझ सकते हो कि जो आप बॉन्ड बना रहे हो वो मजबूत बॉन्ड बना रहे हो, जो आप बॉन्ड तोड़ रहे हो वो आप वीक बॉन्ड तोड़ रहे हो. तो मजबूत बॉन्ड बनाओगे स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होगा, तोड़ रहे हो वीकर बॉन्ड, बना रहे हो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, तो आपका एनर्जी क्या होगा? रिलीज होगा. ठीक है? क्वेश्चन दिया जा रहा है आपको
in the following substrate, in the following case, write the order of SN2 reactivity. Write the order of SN2 reactivity. जैसे पहला केस हम ले रहे हैं CH3, CH2, CHCl और CH3 एंड CH3, CH, Cl और NO2। अगर हम इस केस की बात करें कि किसमें SN2 रिएक्टिविटी ज्यादा होगा, तो आप देखोगे कि सेकेंड केस में 1 और 2 की बात अगर हम करें तो SN2 रिएक्टिविटी का ऑर्डर, जैसा कि हम लोग स्ट्रक्चरल फैक्टर में पढ़ चुके हैं कि यहां पर आपके पास स्टेरिक फैक्टर वर्क नहीं करेगा, बिकॉज स्टेरिक फैक्टर दोनों केस में सेम है। तो हम लोग न्यूक्लियोफिलिक ये देखेंगे कि कहां पे डेल्टा प्लस ज्यादा है, तो आप देखोगे कि डेल्टा प्लस यहां ज्यादा है, इसलिए न्यूक्लियोफाइल आसानी से अटैक करेगा यहां पर, और इसलिए सेकेंड का रिएक्टिविटी ज्यादा होगा कंपेयर टू 1। ठीक है, दूसरा सवाल हम देते हैं आपको कि अगर आप CCl4 पे करवा रहे हो OH माइनस से अटैक एंड SiCl4 पे करवा रहे हो OH माइनस पे अटैक, तो कहां पे SN2 रिएक्टिविटी ज्यादा होगा? तो गौर कीजिए, ये यहां पर अटैक नहीं कर पाएगा ड्यू टू अब्सेंस ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल। वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होने के कारण जो होगा CCl4 पे OH माइनस अटैक नहीं कर पाएगा, जबकि यहां पर जो होगा आसानी से अटैक करेगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट रहने के कारण यहां पर जो होगा आसानी से अटैक करेगा OH माइनस, और इसलिए क्या होगा यहां पर SN2 रिएक्टिविटी, अगर इसको हम फर्स्ट केस माने, इसको अगर हम सेकेंड केस माने, तो SN2 रिएक्टिविटी जो होगा वो सेकेंड केस में ही होगा, फर्स्ट केस में तो पॉसिबल ही नहीं है SN2 रिएक्टिविटी। हालांकि SN1 फर्स्ट पे पॉसिबल है, बिकॉज SN1 के लिए क्या होगा, पहले कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा, कार्बोकेटाइन बन जाने के बाद आसानी से उस पर OH मास अटैक कर पाएगा, बिकॉज उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होगा। तो इस तरह से हम लोग SN2 रिएक्टिविटी को कंपेयर कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ईज ऑफ न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑन सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। इस तरह से कुछ सवाल करते हैं SN1 रिएक्टिविटी पे बेस्ड। क्वेश्चन दिया गया है, इन द फॉलोइंग केस राइट द ऑर्डर ऑफ SN1 रिएक्टिविटी। SN1 रिएक्टिविटी का ऑर्डर बताइए। गौर कीजिए, SN1 रिएक्टिविटी का ऑर्डर की अगर हम बात करें, ठीक है, SN1 रिएक्टिविटी किसमें ज्यादा होगा किसमें कम होगा, तो हम कुछ ऑप्शन दे रहे हैं आपको इस तरह से, दिस वन Br और इस पे हम न्यूक्लियोफाइल ऐड किया हुआ है, एंड आपको दिया हुआ दिस वन और Br पे न्यूक्लियोफाइल ऐड किया हुआ है। आप देख सकते हो कि इस केस में फर्स्ट केस है ये, सेकेंड केस है ये। SN1 रिएक्टिविटी के लिए आप कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन कर लोगे और कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी देखोगे, कार्बोकेटाइन कहां पर ज्यादा स्टेबल है, तो आप ये आसानी समझ सकते हो, यहां पर माइनस आई इफेक्ट है और यहां पर प्लस एम इफेक्ट है, और प्लस एम इफेक्ट होने के कारण सेकेंड केस में क्या होगा, रिएक्टिविटी ज्यादा होगा, इसलिए ऑर्डर ऑफ SN1 रिएक्टिविटी क्या होगा, सेकेंड ग्रेटर देन 1। सेकेंड का रिएक्टिविटी ऑर्डर ज्यादा होगा कंपेयर टू 1,
बिकॉज सेकेंड में जो कार्बोकेटायन बन रहा है वो ज्यादा स्टेबल बन रहा है कंपेयर टू 1। अगर हम इसी तरह से एक और केस लिखें आपको CH2Br, और दूसरा हम लिखें PH CH CH3 और फिर Br, ठीक है। ये फर्स्ट है और ये सेकेंड है। दोनों में अगर हम कार्बोकेटायन बनाएं तो आपको यहां बनेगा PaCH2 प्लस और यहां बनेगा PH CH प्लस और CH3, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे ऑर्डर ऑफ SN1 रिएक्टिविटी का, तो ये आपको साफ है कि SN1 ज्यादा कार्बोकेटायन स्टेबल है सेकेंड केस में, इसीलिए SN1 का रिएक्टिविटी सेकेंड केस में ज्यादा होगा कंपेयर टू दैट इन 1। तो इस तरह से आप लोग देख सकते हो कि हम लोग SN1 और SN2 का रिएक्टिविटी डिफरेंट केस में कंपेयर कर सकते हैं और SN1 और SN2 पे बेस्ड बहुत सारे सवाल को कर सकते हैं, ठीक है।